आज हम लोग को देखना है विटामिन। ठीक है, वाइटामिन भी कहते हैं हम लोग इसे। ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, वाइटा और अमीन्स। पहले ये माना जाता था कि ये अमीन्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये माना जाता था। तो वाइटा और अमीन्स इन दोनों को जोड़ दिया था, बाद में मालूम पड़ा यहाँ पे से वाइटामिन्स कर दिया। यानी ये जरूरी होते हैं किसके लिए? लाइफ के लिए। दे आर वाइटल टू लाइफ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, ये हमें बहुत ही कम अमाउंट में डाइट में पाए जाते, ये जरूरत पड़ती है इनकी। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी भी और एक्सेस भी बहुत हार्मफुल होता है इनका। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे विटामिन डी होता है आपका, इसका सोर्स होता है सनलाइट, एग योक, फिश। डेफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स होती है, एडल्ट में आपकी ऑस्टियोमेलिसिस होती है। रिकेट्स में क्या होता है? डीफॉर्मिंग हो जाती है, एबनॉर्मलिटी इन बोन्स हो जाती है, बोन्स टेढ़ी मेढ़ी, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और एडल्ट में एस्टियोमेलिसिस होता है, जिसमें जॉइंट्स और जो ये रहते हैं, बोन्स रहते हैं, उसमें आपका पेन रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, काफी पेन रहता है। ठीक है भाई, विटामिन सी है, ऑरेंजेस और लेमन में पाए जाते हैं इसका सोर्स। ठीक है, और कमी होने से क्या हो जाती है? स्कर्वी हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग इन गम्स होता है। विटामिन बी 12, तो इसके भी अपने आप में बहुत सारे सब सब ग्रुप वगैरह रहते हैं। तो ये विटामिन वगैरह आप उसमें से बुक में से भी पढ़ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन वगैरह भी देख लेना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो देखो, जो भी जैसे इंसान इंसान को ही पैदा करता है, ये सिमिलरिटी होती है। ठीक है, और आपकी शक्ल आपके माँ बाप से मिलती है, ये सिमिलरिटी होती है। ठीक है, पर इतनी भी नहीं मिलती है कि आप अपने डैडी की जगह जाके उनकी तनख्वाह ले आओ, ये वेरिएशन होता है। तो जो सिमिलरिटी और वेरिएशन होती हैं, ये सब किसके अंदर मौजूद होती हैं? इसके जितने भी कोडिंग्स वगैरह रहती हैं, ये सब आपका न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपकी मौजूद रहती है। यानी ये ट्रांसमिशन करती है किसका? ट्रेट्स का। ट्रेट्स मतलब होते हैं लक्षण। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो ट्रेट्स जाती हैं, लक्षण जाती हैं, आपके माँ बाप से आपको आपके माँ बाप से आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ट्रेट्स मिलती हैं, लक्षण मिलते हैं, उन सबको कैरी कौन करता है? ये न्यूक्लिक एसिड करता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ही आपके ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ये किसके? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के मिलकर बने रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये लॉन्ग चेन्स होती हैं पॉलीमर्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को हम ये भी बोल सकते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स जो रहती हैं वो पॉलीमर होती हैं किसका? अमीनो एसिड का। ठीक है, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पॉलीपेप्टाइड आर प्रोटीन्स। अब जो न्यूक्लिक एसिड जो रहता है, तो देखो ये पॉलीपेप्टाइड है और ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड दोनों, पहले तो ये डिफरेंस करके चलना है। न्यूक्लिक एसिड आपका दो टाइप का होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हाइड्रोलाइज करने पर ये क्या क्या देता है? पेंटोज शुगर देता है, फॉस्फेट ग्रुप देता है और बेस देता है। मतलब कुल मिलाकर ये तीन चीजों से मिलकर आपका बना होता है। पेंटोज शुगर मतलब समझ गए हो? 5 कार्बन की जो शुगर रहती है। ठीक है, ये होती है पेंटोज शुगर। जैसे बीटा डी राइबोस हमने ये बोलती है, ये सब स्ट्रक्चर अपन ने देखे हैं। बीटा डी राइबोस ये पेंटोज शुगर होती है। डीएनए, अब डीएनए में देखो एक जो शुगर पार्ट होता है, ठीक है, बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस, वो ये हो गया भाई। तो यहां पर ये OH पार्ट है, ये इसमें OH पार्ट होता है। ये बीटा डी राइबोस हो गया आपका। ठीक है, और आरएनए जो रहता है इसमें शुगर पार्ट जो रहता है, उसमें आपका बीटा डी राइबोस, इसमें भी आपका ये मौजूद होता है, बीटा डी 2।
ये OH मेरे ख्याल से नीचे ही रहेगा, ये होता है OH। ठीक है भाई। आरएनए में शुगर पार्ट बीटा डी राइबोज होता है, ठीक है, और एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप होता है। फॉस्फोरिक एसिड कौन सा होता है? H3PO4 रहता है। H3PO4 का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा रहता है? जैसे कि देखिए, ये एक OH और एक डबल बॉन्ड से O, ये प्लेन में, ये दोनों कैसे हैं आपके? ये प्लेन में, ये प्लेन के बाहर है और ये प्लेन के अंदर की ओर। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। और आपका एक बेस पार्ट रहता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो डीएनए रहता है, डीएनए में आपके 4 बेसिस होते हैं। ये बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहते हैं। तो आपने देखो यहाँ पर शुगर देख लिया, डीएनए में कौन सी शुगर होती है और आरएनए में कौन सी शुगर होती है, ये आपने देख लिया बेटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात? ठीक। फॉस्फोरिक ग्रुप आपने देख लिया, ठीक है। तो एक शुगर पार्ट हो गया, एक फॉस्फोरिक, और एक आपका कौन हो गया? बेस। अब इन बेस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। ये 3 पार्ट से मिलकर बन रहा है। पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, और आपका बेस है। चलिए, डीएनए में 4 बेस होते हैं, एडिनाइन, गुनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। ठीक है। एडिनाइन को ए से, गुनाइन को जी से, साइटोसाइन को सी से, और थाइमाइन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये इनके स्ट्रक्चर होते हैं। एडिनाइन, यहां पर ये हो गया आपका गुनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। ठीक है। आरएनए में जो एडिनाइन, गुनाइन, साइटोसाइन होता है, पर जो थाइमाइन होता है, थाइमाइन की जगह कौन आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। कौन आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर मेनली आपको देखना है। अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है, तो यहां पर देखिए, हमने यहाँ पर शुगर ग्रुप जो आपका मौजूद है, आपको मेन शुगर ग्रुप याद करना है। शुगर ग्रुप पे फर्स्ट पोजीशन पर आपको बेस को जोड़ देना। ठीक है। जो फर्स्ट पोजीशन है कार्बन की, उससे OH को हटाना और आपको बेस को जोड़ देना। इन 4 में से कोई सा भी बेस आप जोड़ सकते हो। अगर डीएनए, आरएनए है तो 3 तो ये ऊपर वाले, और एक आपका कौन सा रहेगा? यूरेसिल। इन 4 में से कोई भी एक आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? शुगर की फर्स्ट पोजीशन पर जब हम बेस को जोड़ देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ये होता है कि न्यूक्लियोसाइड पर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया जाए। न्यूक्लियोसाइड पर जब आप एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं, और कौन से कार्बन पर? 4th कार्बन पर। 4th कार्बन पर जब यहां पर आप इसे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हो, OH को हटाकर, देखो CH2 के साथ में OH लगा रहता है ना, इस OH को हटाकर आपने फॉस्फेट ग्रुप को यहां पर जोड़ दिया। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आपको H2O निकालना है। तो OH CH2 को, CH2OH का OH हटा है, और फॉस्फेट ग्रुप का एक हाइड्रोजन यहां से हट गया, और जैसे ही आपका ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब ऐसे ही ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर बेस सपोज करो अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है। बेस अलग अलग लगे हुए हैं, और ये आपके एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये 3rd कार्बन से जुड़ते हैं। ये 3rd कार्बन से आपके जुड़ते हैं, और जब आपके ये 3rd कार्बन से यहाँ पर जुड़ते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? और जब ये एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, तो हम इसे बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और अगर आप इसे इतना लंबा नहीं बना सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, शुगर या फॉस्फेट, ऊपर आपने बेस लगा दिया, फिर शुगर फॉस्फेट, ये बेस लगा दिया, ऐसी n चेन्स आप लगाते जा रहे हो, और लास्ट में शुगर, बेस और फॉस्फेट आपने ये लगा दिया। ठीक है ना? तो न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइन टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये वाला जो लग रहा है, ये एक दूसरे से जिससे ये जुड़ते जा रहे हैं, बिटवीन 5 and 3 कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर जो है बेटा, ये लिंकेज ही ऐसा होता है, डाइस्टर लिंकेज। ठीक है। तभी आपके ये टूटते हैं। तो ये 5वें और तीसरे कार्बन से, देखिए, ये हो गया तीसरा कार्बन, 1 2 3rd, और ये हो गया 1 2 3rd 4th, और ये कैसा हो गया? 5th। तो तीसरे और 5वें कार्बन से, ये पेंटोस शुगर के तीसरे और 5वें कार्बन से आपका ये जुड़ते हैं। कौन? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है।
अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए हम लोग ने किसमें अमीनो एसिड्स में उसमें अपने देखे थे, सॉरी प्रोटीन्स में देखे थे प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह के बारे में भी, यानी आपका डीएनए के भी आपके कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो इन्फ्लुएंस करता है, वो इन्फॉर्म करता है अबाउट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड, क्या सीक्वेंस है। और सीक्वेंस यहाँ जो चेंज होगा वो किसकी उससे होगा, बेस से। बेस अलग अलग लगते जाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप वही है, शुगर ग्रुप वही है, बदल कौन रहा है, बेस। कौन सा बेस कहां पर मौजूद है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसे वॉटसन एंड क्रिक डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी हम इसे कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं वो एक दूसरे से रैप्ड रहते हैं अराउंड, सो दैट दे फॉर्म हेलिक्स व्हिच फॉर्म्स डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी एक खासियत होती है, खासियत ये होती है कि जो एडिनाइन रहता है वो हमेशा थाइमाइन से जुड़ता है, और जो साइटोसाइन रहता है वो हमेशा ज्यूनाइन से जुड़ता है। ये इसका फिक्स रहता है, ठीक है। आरएनए जो रहता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यहां पर आरएनए के मॉलिक्यूल भी 3 टाइप के होते हैं। आरएनए मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, किसके लिए रहता है, ठीक है। तो इसमें भी आपके 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के। एक मैसेंजर आरएनए होता है एमआरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए होता है, और एक राइबोसोमल आरएनए होता है आरआरएनए। एमआरएनए जैसा कि नाम है वैसे इसका काम है, ये मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम डीएनए फॉर टेम्पलेट ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए को लगातार प्रोटीन्स, जितने भी आपका प्रोटीन वगैरह बनता है उसका सारे कोड्स वगैरह जो रहते हैं वो डीएनए के पास में रहते हैं, ठीक है। तो डीएनए यहाँ से मैसेज देगा कि भाई ऐसी ऐसी इस स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत है, तो ये एमआरएनए इस मैसेज को लेकर आएगा। टीआरएनए ये ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड को, कहां पर, प्रोटीन सिंथेसिस साइट में। ये अमीनो एसिड को वहां भेजता है, कहां भेजता है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट में। आरएनए ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। आरएनए में पेयरिंग कैसी होती है, देखो यहां पर आपका क्या चल रहा था डीएनए में, एडिनाइन थाइमाइन और साइटोसाइन और ग्यूनाइन। तो यहाँ पर आपका साइटोसाइन तो ग्यूनाइन के साथ ही लगेगा, बस जो एडिनाइन रहेगा वो थाइमाइन की जगह यूरेसिल के साथ में लगेगा। फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे पहले आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, डीएनए इट इज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट वगैरह में भी ये काम आता है। देखो कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है अगर आपका ये मौजूद है तो उसके अंदर ये एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होगा वो किसी और के अंदर हो ही नहीं सकता। जैसे पूरी दुनिया में आपका जो एड्रेस है वो बहुत यूनिक है और वो एड्रेस किसी और का हो ही नहीं सकता, तो वैसे यहाँ जो आपका सीक्वेंस इसका होता है, जैसे एडिनाइन के साथ हमारा कौन लग गया, यहाँ पर थाइमाइन लग गया, फिर साइटोसाइन के साथ कौन लग गया, ज्यूनाइन लग गया। तो एडिनाइन, एडिनाइन के बाद में कितने आपके क्या पढ़ रहे हैं, ज्यूनाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्या सीक्वेंस चल रही है, इसकी जो नंबरिंग चलती है, सीक्वेंस चल रही है, वो क्या चल रही है, वो हर एक कोई भी दो इंसान में एक सी नहीं हो सकती। अब हमारे अंदर आधा मटेरियल जो डीएनए का रहता है वो फादर से आता है और आधा किससे आता है, मदर से आता है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंट से बाकायदा ये जान सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे कभी कभी केसेस होते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा है कि नहीं है, तो उसमें आप जो पता करते हो तो वो उसी से आपका मतलब आपके फादर का डीएनए लिया जाएगा, मदर का डीएनए लिया जाएगा, उनके सीक्वेंस को मिलाकर देखा जाएगा तो आपके अंदर वही सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद होगा, आधे आधे को मिलाकर वही सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है भाई। तो इसे कहते हैं अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है भाई। तो इसमें आपका मेनली क्या चीज देखने लायक है, बस ये कुछ स्ट्रक्चर्स को आपको देखना है, एडिनाइन का कैसा होता है, जुनाइन का कैसा होता है, साइटोसाइन का कैसा, थाइमाइन का कैसा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, ठीक है। बस आपको क्या मालूम होना चाहिए भाई, पेंटोस के साथ में न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पेंटोस शुगर के साथ में बेस को आप लगा देते हो, कौन सी पोजीशन पे लगाते हो, तो वो से कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर हम फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
और बस ये चैप्टर यहाँ पर शुगर पार्ट को यही कहा जाता है बेटा, ठीक है, ऐसे नाम यही दिया जाता है। वही मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें OH यहाँ है या यहाँ है, एक बार बुक से कंसल्ट कर लेना, थोड़ा सा देख लेना इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। ठीक, तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश।